हेलो बच्चों। चलिए आज शुरू करते हैं भाई अपना अगला चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये देखिए पिछले चैप्टर्स हम लोग दोनों चैप्टर्स अपने एनसीईआरटी के कर चुके हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, और ये हमारा तीसरा चैप्टर है 12th क्लास का करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे और उससे जुड़े हुए टॉपिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए देखते हैं भाई फर्स्ट आर्टिकल हमारा क्या है, करंट। तो बच्चों इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली हमारी क्या होती है, जैसे कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था कि भाई वहां पर उसके स्टैटिक चार्जेस होते थे, चार्जेस हमारे रेस्ट पे होते थे। और जब भी कोई चार्ज हमारा मूव करता है किसी कंडक्टर के अंदर या कहीं पर भी स्पेस में, तो वहां हम लोग कह सकते हैं कि वहां एक करंट प्रोड्यूस होती है, डेवलप हो जाती है। सो करंट की डेफिनेशन यहीं से हमारी निकलती है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज is known as current. It is a scalar quantity and SI unit is ampere. तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो हमारी इलेक्ट्रिक करंट होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। देखने से हमें ऐसा लगता है कि भाई करंट की अपनी डायरेक्शन होती है, लेकिन करंट को हम पैरेललोग्राम लॉ या लॉ ऑफ ट्रायंगल से सम अप नहीं कर सकते हैं। इसीलिए करंट हमारी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है, जैसे हमने अपने अपना स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ा था। तो उसमें जो है ये इलेक्ट्रिक करंट भी हमारी एक फिजिकल क्वांटिटी होती थी। और इसका जो डायमेंशन होता है करंट का, वो हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो देखिए आई इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं चार्ज अपॉन टाइम, या फिर सिंपली क्यू अपॉन टी हो गया है। और बिकॉज क्यू इज इक्वल टू एन ई भी होता है, तो भाई आई इज इक्वल टू आ जाएगा एन ई बाई टी, या फिर सिंपली क्यू अपॉन टी। ठीक है। सेकेंड आर्टिकल हम लोग देखने जा रहे हैं, ये है इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमें ये दो डेफिनेशंस के बारे में पता होना चाहिए। एक तो है भाई थर्मल वेलोसिटी और दूसरी है हमारा रिलैक्सेशन टाइम। तो थर्मल वेलोसिटी हमारी बेसिकली क्या होती है कि कोई भी कंडक्टर होता है उसके अंदर भाई फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बहुत सारे। तो इलेक्ट्रॉन्स के पास जो उनकी खुद की वेलोसिटीज होती हैं, टेम्परेचर के कारण उन सभी वेलोसिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मल वेलोसिटीज। ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है, जैसा फिगर में आप देखेंगे, ये रेंडमली मूव करते रहते हैं किसी भी डायरेक्शन में। लेफ्ट में भी जा सकते हैं, राइट में भी जा सकते हैं, ऊपर भी नीचे भी, है ना। तो इनकी अगर सभी वेलोसिटीज को हम लोग एडअप कर देते हैं और एवरेज थर्मल वेलोसिटी निकालते हैं, तो वो हमेशा सभी इलेक्ट्रॉन्स के कंबाइंड जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी होती है वो जीरो होती है। ठीक है। क्योंकि वेलोसिटी हमारी डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। ठीक है। तो थर्मल वेलोसिटी को हम डिफाइन कैसे करेंगे, द वेलोसिटी प्रेजेंट बाय द इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू टेम्परेचर इज नोन एज थर्मल वेलोसिटी। एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड ए कंडक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर U1, U2, U3 एंड U एंड सो ऑन, these are all individual thermal velocities of different electrons। ठीक है। तो इन सभी का जो एवरेज हम निकालेंगे वो इक्वल टू जीरो आ गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। नाउ रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम बेसिकली हमारा क्या होता है, हम लोग बोल सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जब किसी कंडक्टर के अंदर मूव करता है तो वो बार बार एटम्स के साथ कोलाइड करता है। तो दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में इलेक्ट्रॉन को जो टाइम लगता है वही हमारा क्या कहलाएगा, रिलैक्सेशन टाइम। और रिलैक्सेशन टाइम को हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। और यहाँ पे वही डेफिनेशन लिखी हुई, द टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन्स इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारी ये बेसिकली क्या होती है। तो इससे पहले हम लोग जरा अपना फिगर ये समझ लेते हैं भाई। तो यहाँ पर क्या है कि एक हमने कंडक्टर ले लिया है और जिसके अक्रॉस हमने एक पोटेंशियल अप्लाई कर दिया V वोल्ट का। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि भाई ये जो इसके अंदर बहुत सारे एटम्स है कंडक्टर के अंदर, और किसी इलेक्ट्रॉन का अगर हम मोशन पर्टिकुलरली देखेंगे तो भाई लेफ्ट वाले एंड पे कंडक्टर के पॉजिटिव पोटेंशियल यहाँ पे लगा हुआ है, और राइट वाले एंड पे नेगेटिव पोटेंशियल लगा हुआ है, जिसके कारण क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे और वो उधर भागेंगे।
अब क्योंकि हमने जब पोटेंशियल लगाया है तो भाई हमें ये भी पता है कि कंडक्टर के अक्रॉस एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा, जो हमने शो की हुई है, जिसकी डायरेक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है। तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन राइट टू लेफ्ट आएंगे, तो इलेक्ट्रॉन बार बार कोलाइड करेंगे एटम्स के साथ, और क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन्स का साइज बहुत छोटा होता है तो उनका पाथ भी बार बार चेंज होगा, वो जिगजैग पाथ में चलते हैं। तो यही हम लोग कहते हैं कि भाई इनकी जो एवरेज स्पीड होती है इनसाइड द कंडक्टर अंडर द एक्शन ऑफ ए पोटेंशियल डिफरेंस, दैट स्पीड इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसी वेलोसिटी को हम लोग क्या बोल देते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। चलिए, तो हम इसका डेरिवेशन करेंगे यहाँ पर। तो ये देखते हैं भाई वीडी का फॉर्मूला जो है वो होता है माइनस ई ई टाउ अपॉन एम, और ये फॉर्मूला कैसे आता है, तो लेट अस सी, देखते हैं इसको। यहाँ पर हमें कुछ एजम्पशंस करने पड़ेंगे। ई ले लिया है हमने चार्ज ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन, कैपिटल ई हो गया है इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द कंडक्टर, एम हो गया है मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन। Hence, when a potential difference is applied across the conductor, then electron starts moving towards the positive potential। और इसी के कारण हम लोग कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, वो होगा माइनस स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई हो गया। और फोर्स हमारा एम ए भी होता है। तो दोनों एक्सप्रेशंस को हमने इक्वेट कर दिया है भाई यहाँ पर, और एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिया, ये आ जाएगा माइनस स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई अपॉन एम आ गया। ठीक है। और अगर हम मान लेते हैं कि इफ v1 v2 v3 आर द वेलोसिटीज रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स इन दिस केस, और हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स जो वेलोसिटी एक्वायर करते हैं दो कोलिजन्स के बीच में इनिशियल वेलोसिटी तो उनकी वही हो जाएगी जो थर्मल वेलोसिटी होती है, लेकिन कोलिजन से जस्ट पहले उनकी वो जो वेलोसिटी एक्वायर करेंगे उसको हमने v1 से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो भाई हम लिख सकते हैं v1 इज इक्वल टू u1 प्लस ए टाउ वन फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से v2 इज इक्वल टू u2 प्लस ए टाउ टू हो जाएगा। टाउ वन टाउ टू इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स के रिलैक्सेशन टाइम है। तो ये हमारी भाई जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, उसी से ही हमने एक्सप्रेशन लिखे हैं। इसी तरीके से सारे इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम एक्सप्रेशन अपने लिख सकते हैं, बी एन इज इक्वल टू यू एन प्लस ए टाउ एन आ जाएगा। और फिर फाइनली हमने क्या किया भाई, यहाँ पे वैल्यू डाल दी फर्स्ट एक्सप्रेशन में। तो इनका एवरेज जो आएगा ये देखिए भाई, यू वन प्लस ए टाउ वन ब्रैकेट क्लोज प्लस यू टू प्लस ए टाउ टू एंड सो ऑन अपॉन एन कर देंगे। तो भाई हमने क्या किया है, ये यू वन प्लस यू टू प्लस एंड सो ऑन अपॉन एन आ गया, प्लस ए हमने कॉमन ले लिया है टाउ वन प्लस टाउ टू प्लस, और ये आ गया एन में प्लस टाउ एन अपॉन एन। तो यहाँ पर भाई ये एवरेज जो थर्मल वेलोसिटी है वो तो जीरो हो गई, और ये आ गया भाई एवरेज रिलैक्सेशन टाइम टाउ आ गया। ए हमारा एक्सीलरेशन है, तो एक्सीलरेशन का हमने वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया वी डी इज इक्वल टू माइनस ई ई टाउ अपॉन एम हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए, ये था हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। आगे हम लोग चलते हैं ओम्स लॉ। तो बच्चों ओम्स लॉ आपने पहले भी पढ़ा हुआ है भाई पिछली क्लासेस में। तो ओम्स लॉ बेसिकली क्या होता है कि अगर कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट लेते हैं और हम लोग वहां पर कोई पोटेंशियल अगर अप्लाई कर देते हैं, तो ओम्स लॉ कहता है कि भाई जो करंट होगी सर्किट में वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अप्लाइड पोटेंशियल के, प्रोवाइडेड जो टेम्परेचर है वो हमारा कांस्टेंट रहना चाहिए। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है कि इन दिस पर्टिकुलर सर्किट I इज प्रोपोर्शनल टू V हो गया है, या हम लिख सकते हैं V प्रोपोर्शनल टू I हो जाएगा, और लिख सकते हैं भाई V इज इक्वल टू आई आर हो गया। तो हेंस दिस फॉर्मूला इज नोन एज ओम्स लॉ। यहाँ पर R हमारा क्या होता है, रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन द सर्किट। ठीक है। तो भाई करंट हमारी तभी फ्लो होगी जब वहां पे रेजिस्टेंस होगा। ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं। दिस इज फिफ्थ फिफ्थ आर्टिकल है करंट डेंसिटी एंड मोबिलिटी। नाउ करंट डेंसिटी और मोबिलिटी ये हमारे छोटे छोटे टर्म्स हैं, इनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। फर्दर जो आगे हमारे चैप्टर्स होंगे सेमीकंडक्टर्स है
उनमें हमारे यूज होंगे, या फिर और एसी वगैरह होंगे उनमें भी हम लोग इनको यूज कर सकते हैं टर्म्स को। तो चलिए देखते हैं भाई, ए है करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी क्या होती है कि जब भी किसी कंडक्टर से कोई करंट हमारी फ्लो होती है, तो पर यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन से कितनी करंट फ्लो होती है उसी को हम क्या बोलेंगे, करंट डेंसिटी। ये हम कैपिटल जे से रिप्रेजेंट करते हैं और आई अपॉन ए हो जाएगी, मतलब करंट अपॉन एरिया। ठीक है, या करंट पर यूनिट एरिया थ्रू ए कंडक्टर इज आल्सो नोन एज करंट डेंसिटी, की यूनिट हो जाएगी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, मोबिलिटी हमारी क्या होगी भाई, हम लोग कह सकते हैं कि ये देखिए फॉर्मूला मोबिलिटी का आपको पता होना चाहिए, म्यू, म्यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू ई इज इक्वल टू हो गया वी डी अपॉन ए, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर किसी कंडक्टर के अक्रॉस हमने यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा लगाया जिसकी वैल्यू हमारी कितनी है, 1 न्यूटन पर कूलम है, तो उस टाइम पर जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, वही हमारी क्या कहलाती है, मोबिलिटी कहलाती है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं, क्योंकि भाई वीडी का अगर मैग्नीट्यूड हम बेसिकली देखते हैं तो वीडी इज इक्वल टू ई ई टाउ अपॉन एम होता है, तो हमने यहाँ वैल्यू रख दी, तो म्यू इज इक्वल टू आ जाएगा ई ई टाउ अपॉन ई एम, ई कैंसिल हो गया, तो मोबिलिटी का फॉर्मूला आ जाएगा स्मॉल ई इंटू टाउ अपॉन एम। टाउ यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम है, ई हो गया चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम हो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा मोबिलिटी एंड करंट डेंसिटी। आगे हम लोग चलते हैं, नाउ नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा 6th आर्टिकल, इसको देखेंगे रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। ये क्या होते हैं भाई, तो हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में अगर थोड़ा ध्यान दें तो हम लोग कह सकते हैं कि भाई कोई भी सब्सटेंस होता है, कोई कंडक्टर होता है, उसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो हमेशा करंट को क्या करता है, अपोज करता है। So it is the property of a substance or a conductor which opposes the flow of current through it। और रेजिस्टेंस की जो एसआई यूनिट है वो हमारी ओम होती, ओम। ठीक है, और फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है। कहने का मतलब ये है कि किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो उसके लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बट एरिया क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो भाई अगर एरिया हम बढ़ा देते हैं, यानी थिक वायर ले लेते हैं, तो उसमें रेजिस्टेंस कम होगा। उसमें कारण ये है कि इलेक्ट्रॉन्स को बहुत काफी वाइड पाथ मिल जाता है मूवमेंट के लिए, तो दैट्स वाई उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है। और इस फॉर्मूले में जो रो से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रो हमारा कहलाता है रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी हमारी भाई क्या होती है, इसको भी हम आगे देखते हैं। तो ये देखिए भाई, रेजिस्टिविटी हम लोग बोल सकते हैं कि इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में अगर हम एक ऐसा कंडक्टर ले लेते हैं जिसकी लेंथ हमारी 1 मीटर है और जिसका एरिया क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है, तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या कहलाता है, रेजिस्टिविटी कहलाता है। तो यहीं से हमारी डेफिनेशन निकलती है भाई, रेजिस्टिविटी क्या होती है, ये उस कंडक्टर का या उस सब्सटेंस का रेजिस्टेंस होता है जिसकी लेंथ हमारी 1 मीटर हो और जिसका एरिया क्रॉस सेक्शन भी 1 मीटर हो, तो वो जो जितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है दैट इज नोन एज रेजिस्टिविटी। और इसको हम लोग भाई इसकी एसआई यूनिट भी यहाँ पे देखेंगे, दैट इज ओम इंटू मीटर। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी के अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन यहाँ देखते हैं तो क्या कहलाएगा, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ and unit area cross section is known as resistivity. Its SI unit is ohm into meter. It does not depend upon length and area cross section of the material or the conductor। ठीक है, रेजिस्टिविटी जो है वो लेंथ और एरिया क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, ये मटेरियल टू मटेरियल वेरी करती है। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। नाउ 7th आर्टिकल है कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। तो भाई कंडक्टेंस बेसिकली क्या होता है, ये रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल हो जाएगा या अपोजिट है। तो रेजिस्टेंस तो भाई करंट को पास नहीं होने देता है, लेकिन कंडक्टेंस जो है वो करंट को इजीली फ्लो होने देता है। तो ये किसी भी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी है जो कंडक्टर इलेक्ट्रिक करंट को क्या करती है, सपोर्ट करती है। ठीक है,
उसकी जो एसआई यूनिट है वो हम मो से रिप्रेजेंट करते हैं, MHO, मतलब ओम को अगर हम रिवर्स करके लिख देंगे तो मो बन जाता है, ठीक है। सिमिलरली कंडक्टिविटी हमारी क्या कहलाती है, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज नोन एज कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ हो जाएगा, और इसकी एसआई यूनिट होती है मो पर मीटर, ठीक है बच्चों। तो ये था भाई कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा 8, तो इसको देखते हैं, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहाँ पर हम लोग अपना एक रिलेशन निकालने जा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं इस पर्टिकुलर फिगर को अगर हम समझेंगे तो भाई एक हमने कंडक्टर ले लिया है जिसकी लेंथ हमारी एल है, इसके अक्रॉस हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया वी, एरिया क्रॉस सेक्शन इसका ए है, एक एंड पे पॉजिटिव पोटेंशियल है, एक एंड पे नेगेटिव पोटेंशियल है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, इन द गिवन फिगर लेट एन, ये हो गया भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम हो गया है, ए हो गया एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, एल हो गया लेंथ ऑफ द कंडक्टर, बीडी हो जाएगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई हो गया है चार्ज ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन। और जैसा कि हमें पता है कि भाई इलेक्ट्रिक करंट होती है हमारी Q अपॉन टी, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इस पर्टिकुलर केस में, टोटल चार्ज निकालेंगे और टाइम निकालेंगे और दोनों की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे एक्सप्रेशन में, फाइनली हमारा रिलेशन आ जाएगा करंट का और वीडी का। तो देखिए भाई क्या होता है, लेट अस फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्यू एंड टी फ्रॉम द फिगर। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा एन ए एल, मतलब एन था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो उसको अगर हम वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। टोटल चार्ज हो जाएगा क्यू, जिसको लिख सकते हैं एन ई ए एल, मतलब हमने एन ए एल के साथ चार्ज ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये तो क्यू की वैल्यू हो गई। ऑल्सो स्मॉल टी इज इक्वल टू हो जाएगा एल अपॉन बी डी। तो फाइनली हमने क्यू और टी की वैल्यू डाल दी अपनी फर्स्ट एक्सप्रेशन में, ये जो मार्क किया हुआ है। तो ये देखिए आई इज इक्वल टू ये आ गया एन ई ए बी डी, तो ये हमने फॉर्मूला लिख दिया, करंट इज इक्वल टू हो जाता है एन ई ए बी डी। ये एक्सप्रेशन भी हमारा आगे नेक्स्ट चैप्टर्स और भी चैप्टर हमारा उनमें भी यूज होगा, और करंट इलेक्ट्रिसिटी में तो यूज हो गई होगा। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा 9, तो इसको देखते हैं, फॉर्मूला फॉर रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी यूजिंग ओम्स लॉ। तो जैसा कि हमें बच्चों पता है कि भाई आई इज इक्वल टू होता है एन ई ए बी डी, तो पुटिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ बीडी, बीडी का हमने यहाँ पे मैग्नीट्यूड रख दिया है ई ई टाउ अपॉन एम। तो अल्टीमेटली ये देखिए करंट इज इक्वल टू आ गया एन ई ई टाउ अपॉन एम आ जाएगा। ऑल्सो E इज इक्वल टू वी बाई एल होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ा था भाई डीवी अपॉन डी आर होता है, ठीक है, या पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल होता है। तो हम ए की जगह वी बाई एल भी लिख सकते हैं। तो फाइनली करंट इज इक्वल टू आ गया एन ई स्क्वायर टाउ ए अपॉन एम आ गया इंटू वी बाई एल आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन अगर इसको पोटेंशियल के टर्म्स में लिखेंगे तो पोटेंशियल इज इक्वल टू आई देन एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए आ गया, ये हमारा पहला एक्सप्रेशन हो गया। और हमें ये भी पता है भाई ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो हमने दोनों एक्सप्रेशन को फर्स्ट एंड सेकंड को कंपेयर किया, तो R की जगह क्या आ जाएगा, R इज इक्वल टू हो जाएगा भाई एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए। तो किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, इन सभी के ऊपर, एम एल एन ई स्क्वायर टाउ ए, ठीक है। तो एल तो भाई हमारी कंडक्टर की लेंथ हो गई, ए हमारा एरिया क्रॉस सेक्शन हो गया है, ठीक है, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और टाउ रिलैक्सेशन टाइम जैसा कि अभी हमने पीछे पढ़ा था, और एल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसी के साथ हम लोग देखेंगे कि भाई बिकॉज R इज इक्वल टू रो एल बाई ए भी होता है, हमने अगर कंपेयर किया इसको और इस एक्सप्रेशन को R के, तो रेजिस्टिविटी के लिए जो फॉर्मूला आ जाएगा वो है m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, ठीक है। और सिमिलरली फॉर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा भाई, दिस इज एन ई स्क्वायर टाउ बाय m हो जाएगा।
तो ये हमें पता ही है कि भाई रो रेजिस्टिविटी होती है और सिग्मा हमारा कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो रेजिस्टर्स जो होते हैं या रेजिस्टेंसेस होते हैं, इनको हम सीरीज और पैरेलल में कंबाइन कर सकते हैं। जैसे हमने पीछे अपने चैप्टर्स में पढ़ा था भाई कैपेसिटर्स के बारे में, कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड पैरेलल, उसी तरीके से रेजिस्टेंस भी हम सीरीज पैरेलल में कंबाइन करेंगे। तो पहला देखते हैं इन सीरीज, कि भाई इस फिगर में अगर हमने तीन रेजिस्टेंस लिए हैं R1 R2 R3, इनको हमने सीरीज में लगा दिया और पोटेंशियल हमने अपना सर्किट में लगाया V। तो देखिए पोटेंशियल तो भाई अलग अलग हो जाएगा इनके अक्रॉस, लेकिन करंट सभी में क्या होगी हमारी, सेम होगी। तो हम लोग लिख सकते हैं V इज इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। और हमने यहाँ पे लिख लिया भाई V1 V2 V3 की वैल्यूज डाल दी, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। और अगर इन तीनों रेजिस्टेंसेस को हम एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करते हैं जिसकी वैल्यू हमने ले ली RS, तो वो वही काम करे जो ये तीनों मिलके करते हैं। तो RS को बोल देंगे इफेक्टिव रेजिस्टेंस, तो ये V की जगह आ जाएगा IRS। तो अब हमने I कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, तो RS यानी इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन सीरीज कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली हम लोग पैरेलल में देख सकते हैं, भाई पैरेलल में क्या हो जाएगा, हमने ले लिया कि अगर हमारे पास ये पैरेलल में रेजिस्टेंसेस हैं R1 R2 R3 और करंट इनमें I1 I2 I3 डिवाइड हो जाएगी, टोटल करंट हमारी I है, V हमने पोटेंशियल लगाया है। तो हमें पता होना चाहिए कि पैरेलल्स में पोटेंशियल सेम होता है लेकिन करंट हमारी डिफरेंट होती हैं। तो हमने यहाँ पे लिख लिया I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, और इनकी वैल्यूज अगर रखेंगे तो ये आ जाएगा V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। ठीक है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। और अगर इन तीनों की जगह एक ही रेजिस्टेंस लगा दे RP, तो वो इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो गया। इसका मतलब I इज इक्वल टू हो जाएगा V बाई RP, और यहाँ पे V कॉमन लेके हमने काट दिया है, तो टोटल ये आ गया भाई फॉर्मूला हमारा 1 बाई RP इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। तो ये है इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ठीक है, तो ये बच्चों मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज फिर हम लोग अपना ये जो पार्ट है या ये वीडियो है हम लोग यहीं तक अपना कंप्लीट करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके सारे वीडियोस का। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में इसका अगला पार्ट लेकर। ठीक है भाई, ओके ओके बाय।